वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम ब्रेन एस्पायर। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तक देख लिया था। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करें वो देखने से पहले हमें थोड़ा ये भी देखना है कि ये जो हमने देखा था कि टर्शियरी सेक्टर में बहुत अच्छी तरह से जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है। इसके मेन रीजंस क्या है वो थोड़ा देखना है। ठीक है, पहला है कि किसी भी कंट्री में बेसिक सर्विसेज जो होते हैं जैसे समझ लो कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, ठीक है, ये सब सर्विसेज जितना दिन जाता है उतना ज़्यादा इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है और ये सब कुछ टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो एक बेसिक सर्विसेज का नीड बढ़ा, जैसे पॉपुलेशन बढ़ा उसका नीड भी बढ़ा। दूसरा, जितना सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में डेवलपमेंट होता है उतना ही ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, इन सभी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा नीड बढ़ता है और इन चीज़ों में ज़्यादा डेवलपमेंट आता है। क्यों? टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो जितना उनमें डेवलप होता है उतना ही ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ, तो वो एक रीज़न है। तीसरा जो रीज़न है कि जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है, जैसे देश डेवलप होता है, जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है उतना ही लोग ज़्यादा सर्विसेज चाहते हैं, जैसे बाहर खाने जाना, घूमने जाना, शॉपिंग करना, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना। ये सब कुछ लोग तभी कर पाते हैं जब देश डेवलप होता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है तब। और ये सभी चीज़ जो है ये सब आता है टर्शियरी सेक्टर में। सो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आता है और जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आता है डेवलपमेंट होता है टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, लास्ट जो है कि कुछ नए नए सर्विसेज रिसेंट डिकेड्स में आए हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अभी तो एआई भी आ गया है। तो ये जो नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं ना, इनके ऊपर जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी टर्शियरी सेक्टर में है। एंड ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो नए नए इंडस्ट्रीज़ है, इनका डिमांड सबसे ज़्यादा है अभी प्रेजेंटली, तो वहाँ पे भी टर्शियरी सेक्टर को एक बूस्ट मिलता है। ऑलराइट, तो वहाँ पे भी टर्शियरी सेक्टर में डेवलपमेंट हम देख पाते हैं। नाउ कमिंग टू हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जैसे समझो एक चीज़ हमने देखा कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब प्रॉब्लम है, तो इनको हम सॉल्यूशन कैसे करें? सॉल्यूशन कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे कैसे? पहला जो रास्ता है वो है इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट से क्या होता है? इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन का मतलब होता है वाटर सप्लाई टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ये होता है इरिगेशन का मतलब, राइट। तो जैसे हम इरिगेशन को डेवलप करेंगे उतना ही धीरे धीरे एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा। अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ज़्यादा होगा, तो वहाँ से लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा है जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स, कोल्ड स्टोरेज, मार्केट्स, इनको डेवलप करने। देखो, रोड्स डेवलप करने से ज़्यादा चीज़ें बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होगा तो उसी के साथ साथ गाँव का इकोनॉमी भी डेवलप होगा। कोल्ड स्टोरेज अगर डेवलप होगा, कोल्ड स्टोरेज डेवलप होने से लोग ज़्यादा दिन अपने जो अनाज है या फिर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, उनको ज़्यादा दिन स्टोर कर पाएंगे, उनको सेव कर पाएंगे, वो ख़राब नहीं होंगे, वो नष्ट नहीं होंगे। तो अगर उनको ज़्यादा दिन स्टोर कर पाएंगे तो क्या होगा कि वो उसको बाद में भी बेच पाएंगे। इससे भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा रूरल एरिया में। ठीक है, लास्ट जो है वो है मार्केट। देखो, मार्केट में जितना डेवलपमेंट लाया जाएगा ना, जितना ज़्यादा अच्छे अच्छे मार्केट्स बनाए जाएंगे, जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे मंडी बनाए जाएंगे, उतना ही ज़्यादा रूरल एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है। क्योंकि बहुत टाइम पे होता है ना रूरल एरिया में कि कोई प्रॉपर मार्केट ही नहीं होता, तो लोग सामान भी नहीं खरीद पाते, लोग सामान बेच भी नहीं जाते। वहाँ पे अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करता है और एक छोटा सा मार्केट सेटअप कर देता है जहाँ पे छोटे छोटे दुकान हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुत लोग ना अपनी चीज़ें बेचेंगे और बहुत लोग खरीदेंगे भी। तो ऐसे छोटे छोटे मार्केट्स बनाने हैं जहाँ पे मार्केट एक्टिविटी डेवलप हो सकता है। और तीसरा जो है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब कॉटन इंडस्ट्री का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को यूज़ करके जब कोई भी इंडस्ट्री में काम होता है उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। तो हम जितना से जितना ज़्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप करेंगे उतना ही धीरे धीरे
इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वी कम टू मनरेगा। अब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक एक्ट, एक पॉलिसी एक्ट बोल सकते हो, लाया गया। ठीक है, ये 2005 में लाया गया था, जिसका नाम है, मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, रुको। गारंटी एक्ट 2005। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, ठीक है, मनरेगा 2005, इसके तहत ये 2006 में जाके फाइनली इफेक्टिव हुआ था। इसके तहत ना राइट टू वर्क सिक्योर किया गया था अराउंड 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, अभी और भी बढ़ गया है और भी डेवलप हो गया है, मगर उस टाइम पे 625 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था पहले। इसमें बोला जाता है कि हर किसी अनएम्प्लॉयड इंसान को, मतलब हर एक फैमिली से एक अनएम्प्लॉयड इंसान को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे जो लोग जिनको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। यहाँ पे बेसिक काम जैसे समझो गड्ढा खोदना या फिर थोड़ा लेबर का काम करना, ऐसे छोटे छोटे काम दिए जाएंगे 100 दिनों के लिए, और उनको एक फ़िक्स्ड वेज, एक अच्छा खासा फिक्स्ड वेज भी दिया जाएगा, डेली वेज। अब अगर गवर्नमेंट फेल करता है टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वर्क टू अ वर्कर हु इज़ सपोज टू गेट वर्क अंडर मनरेगा, तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर इंसान को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगा, सरकार ही देगा। ठीक है, अब ये जो होता है ना, इससे रूरल एसेट की क्रिएशन इनकरेज होता है। रूरल एसेट क्रिएशन मतलब समझो, ऐसे एक्ट्स जब हम लॉन्च करते हैं तब काम दिलाने के लिए ना छोटे छोटे रूरल प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। जैसे एक छोटा ब्रिज बनाया गया, या फिर समझो किसी रोड को रिपेयर किया गया, या फिर किसी जगह पे एक छोटा पब्लिक टॉयलेट बनाया गया। ऐसे जो काम होते हैं ये काम करवाए जाते हैं इनके द्वारा। अब इससे क्या होता है, रूरल एसेट या मीन रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो भी डेवलप होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ लोगों को काम भी मिलता है, तो दोनों काम हो जाते हैं। ठीक है, तो मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन आता है, ज़रूर पढ़ के जाना बोर्ड्स के लिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक लक्ष्मी का एक केस स्टडी है, बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे यही दिखाया गया है कि फार्म में वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट से वो सफ़र कर रहे थे। फिर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट हुआ जिसके वजह से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर पाए और उससे ज़्यादा वर्क मिला, अलग अलग लोग अलग अलग और ज़्यादा वर्क कर पाए। ज़्यादा वर्क मतलब वहाँ से ज़्यादा इनकम कर पाए, सिंपल है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये जैसे केस स्टडीज़ इसलिए मैंने बोला कि ये ऐसे केस स्टडीज़ ना पूरा उठा के दे देता है एग्ज़ाम में, वहीं से आंसर लिखना पड़ता है। तो जो केस स्टडीज़ है बुक में, उनको वो जस्ट स्टोरीज़ है और कुछ नहीं है, सिंपल स्टोरीज़ है, सिर्फ रीडिंग पर के जाना वो काफ़ी होगा। ठीक है, अच्छा, अब जो देखना है वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे ना इंडस्ट्रीज़, कंपनी सब रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं, ऑलराइट, और इनको कुछ पर्टिकुलर लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी वेज है, जो भी लॉ है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कुछ लॉज के नाम मैं लिख देता हूँ। फैक्ट्रीज़ एक्ट, ठीक है, दूसरा है देखो मिनिमम वेजेस एक्ट, बुक में भी मिलेगा।
पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ठीक है, ये सब एक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है पूरा सेक्टर ने। इन ये बहुत सारे और भी एक्ट्स हैं जिनके द्वारा ये रेगुलेट होता है। तो ये लीगल होता है, सरकार इसको रिकॉग्नाइज़ करता है ऐसे इंडस्ट्रीज़ को, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ चलते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होता है, मतलब यहाँ पे अगर तुम ऑर्गेनाइज सेक्टर में, समझे एक ऑफिस में तुम काम कर रहे हो, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, वहाँ पे तुम्हें कभी भी कहीं भी तुम्हें जॉब से नहीं निकाल सकता है, ठीक है। अगर जॉब से निकालना है तो तुम्हें रीज़न देना पड़ेगा, तुम्हें नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ें। तो ऐसे ही कभी भी किसी भी तुम्हें ऐसे नौकरी से नहीं निकाल पाते, तो वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होता है। और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे पेंशन मिलता है किसी किसी जॉब में, किसी किसी जॉब में बोनस मिलता है, किसी किसी जॉब में सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि एक फिक्स्ड सैलरी मिलता है, ठीक है। एक फिक्स सैलरी एवरी मंथ मिलता है, जो बढ़ता है घटता है, हो सकता है थोड़ा बढ़ा थोड़ा घटा जो कंपोनेंट है, मगर एक फिक्स सैलरी तुम्हें ऑब्वियसली मिलेगा काम करने से ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। वो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर का एडवांटेज। एग्जाम्पल क्या है, कांता, ठीक है, इसका देखना स्टोरी बुक में दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आता है हम लोगों का अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। वी विल मीट सून।